हेलो, वेलकम टू बुक बोर्ड एकेडमी। हमने पिछले डिस्कशन में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और एक एंडोक्राइन ग्लैंड पेंक्रियास के बारे में डिस्कशन किया। आज हम कुछ नई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शरीर के विभिन्न हार्मोन्स पर नियंत्रण रखती है। इसका इस टाइप का शेप होता है, ये मान लें, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3। एक भाग अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, एंड इरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्ट इरियर लोब। इनसे जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो निम्न है। अग्रपाली से हार्मोन GH यानी ग्रोथ हार्मोन, इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। सेकंड, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH और प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिडिल पाली से MSH मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पश्चपाली से ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन भी कहता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ा था, जहाँ ये वृक्क किडनी से जल एब्जॉर्वेशन एवं अन्य खनिज लवण के एब्जॉर्वेशन में कार्य करता है। चूँकि यह हार्मोन BP को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। सेकंड है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? ये गर्भावस्था के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद सीक्रेट होता है। ये दुग्ध स्रवण मिल्क सिक्रेशन में सहायक होता है, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहते हैं। मवेशियों में ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए और फलों को पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि मवेशी से ज़्यादा दूध निकालने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस हार्मोन का कार्य दुग्ध सिक्रेशन को बढ़ाना है, इसलिए उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और फलों को पकाने में भी इस हार्मोन का उपयोग होता है। इसका अधिक उपयोग होने से कैंसर, इरिटेशन, आत्महत्या, डिप्रेशन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी गर्भावस्था के बाद सिक्रेशन होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी। दुग्ध का निर्माण करता है, ये सिक्रेशन करता है, ये फॉर्मेशन ये करता है मिल्क का।
इसीलिए इसे मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन कहते हैं। ये यूँ समझ ले एक यूट्रस का शेप है, गर्भाशय है। अब इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करता है, यानी संकोचन का कार्य करता है, ताकि चाइल्ड बर्थ आसानी से हो सके। गर्भाशय में संकोचन करता है, इसका एक कार्य ये भी है। शिशु जन्म के समय गर्भाशय में संकोचन पैदा करके शिशु के जन्म में सहायक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद ये माता के स्तन में दूध का निर्माण करता है, इसलिए इसे दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन, गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन माता के स्तन से दूध को बाद निकालता है, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन कहते हैं। मवेशियों में ये अत्यधिक दूध के लिए इंजेक्शन लगवाए जाते हैं और फलों को पकाने में भी इसका उपयोग होता है। अत्यधिक सेवन से इसका कैंसर, डिप्रेशन, इरिटेशन आदि बढ़ते जा रहे हैं। और ये प्रसव के समय हार्मोन गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे प्रसव संभव होता है, इसलिए इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। और यह हार्मोन भावुकता, इमोशंस, लव आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार है, इसलिए इसे लविंग हार्मोन भी कहते हैं। अब सेकंड ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था किडनी के बारे में, तब तो यही ADH हार्मोन जल के अवशोषण का कार्य करता है। इसको यूँ समझे, ये अपनी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें वाटर है। ये किडनी है, इसमें यूरिन फिल्टर होने के बाद इसमें यहाँ पर उपस्थित ADH हार्मोन यहाँ से जल को एब्जॉर्बेशन करता है, अवशोषित करता है, और यहाँ से ये ब्लड में पहुँचता है। अगर ADH हार्मोन की कमी होगी तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, अगर ADH हार्मोन की अधिकता होगी तो वाटर लॉस कम होगा। और रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर ये सर्वाधिक पाया जाता है, इसी कारण वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ये समझिए, जैसे ADH हार्मोन की अधिकता होगी तो यूरिन में पानी की मात्रा कम होगी, यूरिन की मात्रा भी कम होगी, और नंबर ऑफ यूरिनेशन भी कम होगा, मूत्र त्यागने की संख्या भी कम होगी, बार बार मूत्र त्याग नहीं करना पड़ेगा। यदि ADH की मात्रा कम होती है तो यूरिन में वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, यूरिन में मात्रा भी ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ यूरिनेशन भी अधिक होगा। और अगर ये इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, अधिक होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। क्लियर दोस्तों? ये वही है पहला विवरण। ADH हार्मोन मूत्र से जल को निकालकर रक्त में लेकर जाता है 10 से 15%, इसलिए यह मूत्र के द्वारा होने वाले पानी की कमी को कम करता है,
अगर इसकी कमी हो जाएगी तो डाईयूरिया हो जाएगा। इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। रेगिस्तान के जानवर में अधिक पाया जाता है, इसी कारण वह ज़्यादा दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। ये इसकी प्रोसेस है। एंटी मतलब अपोज, विरोध करना। डायूरिया मतलब यूरिन की मात्रा दुगुनी होना। डिसयूरिया मूत्र त्यागने में, डिसयूरिया जो ये बीमारी होती है, इसमें मूत्र त्यागते समय दर्द, पेन होना। क्लियर दोस्तों? वापस ये है कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। प्रोडक्टिव ने पढ़ लिया, हमने प्रोडक्टिव पढ़ लिया है, ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ लिया है और एडीएच हार्मोन्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अन्य हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएच यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। इसकी अधिकता से व्यक्ति भीमकाय बन जाता है और इसी कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। टीएसएच थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित करता है, यानी टीएसएच का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के सीक्रेशन होने के बाद थायराइड ग्रंथि एक्टिव होती है और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सेक्स ग्लैंड के द्वारा सीक्रेशन होता है, टेस्टिस और ओवरी। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये शरीर में रिप्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करने में सहायक होता है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसको। ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, यानी ओवुलेशन को बढ़ाता है और कार्पस ल्यूटियम को डेवलप करने का कार्य भी करता है। यानी ये एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन में सहयोग करता है। सिक्स्थ, एसीटीएच हार्मोन एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनलिन ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और एमएसएच मेलिनोसाइट हार्मोन, यानी ये पीनियल ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित को नियंत्रित करती है: पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, टेस्टिस, ओवरी, एड्रेनलिन एक्सेट्रा। ग्रोथ हार्मोन ये क्या है? कोशिका, जनरली कोशिका का डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न 2 कोशिकाओं में बढ़ती है और बहुत सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता, उनको कणिका कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्पल्स। एग्जाम्पल के लिए रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिका। चाइल्ड एज में अगर जीएच ग्रोथ हार्मोन अधिकता होगी तो व्यक्ति भीमकाय, लंबा हो जाएगा, और यदि इसकी कमी होगी तो बोना हो जाएगा। ड्वार्फिज्म में, ज़ाइगोनेटिज्म में ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होता है उसे
कोशिका को कणिका कहते हैं, कार्पल्स। एग्जाम्पल लाल रक्त कणिका। वृद्धि हार्मोन हड्डियों में कोशिका विभाजन को प्रेरित कर देता है, इससे हड्डी की लंबाई बढ़ जाती है। यदि बाल्यावस्था में ज़्यादा होगा तो हड्डी की लंबाई अधिक बढ़ेगी, जिससे वो लंबा हो जाएगा। और यदि इसकी मात्रा कम होगी तो व्यक्ति बौना रह जाएगा। अधिकता से भीमकाय हो जाएगा। ये बौना मंद बुद्धि का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ तक थी अपनी पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स पर भी नियंत्रण रखती है। अब थायराइड ग्रंथि, ये गले में पाई जाती है। ये इस थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन का सिक्रेशन होता है। जब पीयूष ग्रंथि TSH का सिक्रेशन करती है तो थायराइड ग्रंथि एक्टिव होती है और थायरोनिन का सिक्रेशन होता है। जब अपन भोजन करते हैं तो उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, जिससे आयोडीन इस थायरोनिन के साथ मिलकर के 3I2+ थायरोनिन बनाता है, ट्राई आयोडो थायरोनिन। फिर ये वापस आयोडीन के साथ संयोग करता है 4I2+ थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। यही थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। यानी 4 अणु आयोडीन के और एक थायरोनिन मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता, यदि आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी तो अधिक होगा, और आयोडीन की मात्रा कम होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा भी कम होगी। थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले TSH के द्वारा सक्रिय हो जाती है, इसलिए TSH को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में थायोरिन आयोडीन से जुड़ करके 3,4 बनाता है। बाद में 3/4 में कन्वर्ट हो जाता है और ये I4+ थायरोनिन ही थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, बाल्यावस्था में यानी चाइल्ड एज ब्रेन का विकास करता है और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और शरीर के सभी अंगों का कार्य भी, दक्षता भी बढ़ती है, यानी BMR बढ़ता है। BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचयी दर। इस डायग्राम को समझे। यदि शरीर में I2 की कमी होती है, यानी आयोडीन कमी होती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, इसका मतलब है पीयूष ग्रंथि द्वारा TSH ज़्यादा बनाने लगेगी। TSH ज़्यादा बनेगा तो थायरोनिन ज़्यादा बनेगा और ये थायरोनिन थायरोक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट नहीं होने के कारण थायराइड ग्रंथि में जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा।
और थायराइड ग्रंथि फूल करके बड़ी हो जाएगी, जिससे गला बाहर आ जाता है। इसे गलगंड रोग, गाइटर या गेंगा रोग भी कहते हैं। इसकी रेमेडी है, उपचार है I2 युक्त आयोडीन, नमक या आयोडीन की पूर्ति करना। यह थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी नियंत्रित करता है। यदि शरीर में आई की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन की कम होगा, जिससे पीयूष ग्रंथि द्वारा TSH निकालने लग जाती है। इसलिए थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक थायरोनिन बनेगा, जिससे गलगंड रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन हड्डी में कोशिका विभाजन को भी प्रेरित कर देता है। बाल्यावस्था में यदि I2 की कमी होती है तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, बौनापन भी हो जाएगा। प्लस यदि अगर मंद बुद्धि होती है, अगर उसकी इंटेलिजेंस कम होती है, तो इस डिजीज़ को क्रिएटिनिज्म या जड़ मानवता कहते हैं। ये था आज का डिस्कशन। इसमें एक चीज़, मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक सिस्टम या उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक दो प्रकार की एक्टिविटी से मिलकर बना है, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक अपचयन और एनाबॉलिक उपचयन। यानी अपचयन जटिल कार्बनिक पदार्थों का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना एवं इसके टूटने से एनर्जी का बनना कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। और ये एनर्जी हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की क्रिया करने में सहायक होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस, उपचयन क्रिया, ये जस्ट इसकी उल्टी होती है, रिवर्स होती है। विभिन्न सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना, जिससे बॉडी की विभिन्न भागों, अंगों का निर्माण होता है। इस क्रिया को एनाबॉलिक या उपचयन क्रिया कहते हैं। इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का डिस्कशन इतना ही। धन्यवाद।